इसमें पढ़ रहे हैं अम्ल, क्षार, लवण। तो इससे पहले हम लोगों ने लेवाइजियर एवं डेवी का डेफिनेशन पढ़ा। तो लेवाइजियर और डेवी ने कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल 25,000 कंपाउंड्स मतलब यौगिक 25,000 यौगिकों को सिर्फ कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में, एसिड, अम्ल, बेस, क्षार, सॉल्ट, लवण। तो इसमें हम लोगों ने लेवाइजियर और डेवी का डेफिनेशन पढ़ लिया है। अब हमको पढ़ना है आर्हेनियस की परिभाषा। तो आर्हेनियस ने भी अम्ल, क्षार और लवण का डेफिनेशन दिया है। तो अब हम पढ़ने चल रहे हैं आर्हेनियस के एसिड यानी अम्ल की परिभाषा। तो आर्हेनियस ने कहा कि वे यौगिक, क्या बोला इन परिभाषा में? वे यौगिक जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे इन्होंने अपने परिभाषा को समझाने का एक उदाहरण दिया कि जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तो H+ आयन देता है और Cl- आयन देता है। और जब इसको हम जल में डालते हैं तो H2O, तो यहाँ का H आयन इससे क्रिया करके यह बना देता है H3O। इसी को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। यह परिभाषा एसिड का दिया, किसने दिया? आर्हेनियस ने। और उसके बाद इन्होंने क्षार का भी डेफिनेशन दिया। क्षार मीन्स बेस। और बेस का क्या डेफिनेशन इन्होंने दिया? इन्होंने कहा कि क्षार ऐसे धात्विक तत्व होते हैं जिनके जलीय विलयन में H आयन से संयोग करते हैं। अर्थात हम साधारण भाषा में कह ले तो इन्होंने कहा कि सभी धात्वीय ऑक्साइड और धात्वीय हाइड्रा ऑक्साइड क्षार कहलाते हैं। तो क्या डेफिनेशन ये कहा इन्होंने? वे यौगिक जिसमें धात्वीय ऑक्साइड एवं धात्वीय हाइड्रा ऑक्साइड क्षार होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि वे यौगिक जिसमें धात्वीय ऑक्साइड और धात्वीय हाइड्रो ऑक्साइड। तो अभी आप जब पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी तो वहाँ पर बताया जाएगा धातु कौन होता है, अधातु कौन होता है, या एक लेसन होता है धातु अधातु। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सब क्या होते हैं? धातु होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर बात कर लें तो धात्वीय ऑक्साइड का, तो धात्वीय ऑक्साइड में हो जाएंगे आपका, जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आदि जो होते हैं यहाँ पर इन्होंने कहा क्षार होते हैं। और इन्होंने कहा धात्वीय हाइड्रो ऑक्साइड, तो अभी बताया सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हमारे क्या होते हैं? धातु होते हैं। और हाइड्रो ऑक्साइड को OH बोलते हैं। तो जैसे आपका हो गया NaOH, KOOH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस आदि जो होते हैं आपके क्या होते हैं? क्षार होते हैं। ये परिभाषा किसकी है? बेस की, अर्थात क्षार की परिभाषा किसने दिया? आर्हेनियस ने।
और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्होंने दिया किसकी परिभाषा, साल्ट। साल्ट मीन्स लवण का। तो साल्ट की क्या परिभाषा ये देते हैं, ये कहते हैं कि वे यौगिक जिनके जली विलयन में ना तो H आयन पाया जाए ना तो OH आयन पाया जाए, क्षार कहलाएगा। तो क्या बोलते हैं, वे यौगिक जिनके जली विलयन में ना तो H आयन हो और न ही OH आयन हो, क्षार कहलाता है। जैसे CaCl2, NaCl, KCl आदि जो हैं यहाँ पर लवण है। क्या इसमें H है, क्या OH है, देख लीजिए, ना तो कहीं H है ना तो OH है, इसीलिए एक क्षार है। यहाँ पर एक वर्ड और मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ पर एक और कहते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, क्षार। तो हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH, यह भी क्या होता है, क्षार। तो इसका डेफिनेशन एक बार थोड़ा सा मेंशन करके देखिए, वे यौगिक जिसमें धात्विक ऑक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। तो ये क्षार लिखने से पहले यहाँ पर एक चीज़ जरूर मेंशन कर लीजिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। यह परिभाषा है अम्ल, क्षार और लवण का। तो 25,000 को लेवाइजर और डेवी ने भी अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा दी बांटकर, और आर्हेनियस ने भी परिभाषा दी। वर्तमान में आर्हेनियस की परिभाषा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखी जाती है। यह रहा अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा। अब यहाँ पर हम अगर बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे अम्लों, यहाँ पर हम कह सकते हैं अम्लों के गुण। अम्ल के क्या क्या गुण होते हैं, तो अम्ल के गुण में नंबर 1 पर आप कह सकते हैं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी अगर बात करें तो यह कहता है तो अच्छे अम्ल जो होते हैं, जो अच्छे अम्ल होंगे वे विद्युत के सुचालक होंगे। अच्छे अम्ल, दूसरा कहता है क्या, अच्छे अम्ल प्रबल होते हैं, प्रबल एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। यहाँ पर अम्ल की एक गुण बताया जा रहा है कि अम्ल में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल में देखा जाए तो अभी हमने बताया सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सब आपके क्या है, धातु। तो जैसे आपने ले लिया सोडियम और कोई भी एक अम्ल ले लिया, तो अम्ल में हमने बताया जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब जो अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर कोई एक अम्ल ले लेते हैं। मान लिया हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मान लिया हमने क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, और यहाँ पर ले लिया सोडियम, ये धातु हो गया। अब यह क्रिया करता है तो यहाँ पर बनाएगा NaCl और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा। यही ये कह रहा है अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, 2 का गुणा कर दिया, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया, और यहाँ पर यही बात कह रहा है कि अम्ल धातु से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। यह परीक्षा में
1 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि धातु अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करता है, तो यूपी बोर्ड या अन्य वगैरह के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रखता है। अगला कहता है यहाँ पर कि अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि नीला लिटमस अम्ल से क्या कौन सा रंग देता है, तो याद रखना है यहाँ पर लाल होता है। और अगला है, बात करें यहाँ पर तो अगले में कह सकते हैं मिथाइल ऑरेंज अम्ल से लाल हो जाता है। यह जो है ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपस में रखते हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा जाता है और कक्षा 10 के लिए तो बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अम्ल का क्या परिभाषा है, क्षार का क्या परिभाषा है और लवण की क्या परिभाषा है, और हमने देखा अम्लों के कौन कौन से गुण विद्यमान है। अब हम पढ़ने चलेंगे क्षार के सामान्य गुण। गुण तो क्षार के गुण में अगर बात करें तो पहला जो होता है, ध्यान देना यहाँ पर क्षार कैसे पहचानेंगे, अगर वो तो रसायनज्ञ हो गया, लेकिन हम ऐसे भी जान सकते हैं क्षार के क्या क्या गुण होते हैं। तो क्षार जो होता है, क्षार स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। क्या होता है, या तो तीखा होगा या तो कड़वा होगा। यह कक्षा 8 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहता है क्षार छूने में साबुन जैसा चिकना लगता है। अगला बात करें तो जो क्षार होता है जब छुआ जाता है तो साबुन जैसा आपका क्या लगेगा, साबुन जैसा चिकना महसूस होगा। प्रबल क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह कहता है क्षार अम्ल से क्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। यह तो आपके लेवाइजर और डेवी का एक डेफिनेशन ही है। तो इन्होंने कहा कि क्षार का मतलब कोई भी क्षार ले लीजिए, जैसे हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कह रहा है अम्ल, तो कोई भी आप अम्ल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब एक क्रिया करेगा तो क्या कर रहा है, लवण। तो लवण मतलब न तो जिसमें H आयन हो न तो OH आयन हो। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बनाएगा, NaCl, मतलब यह सोडियम क्लोराइड साधारण नमक बनाएगा और H और OH मिलकर बना देता है H2O। तो यही ना बोला कि लवण बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। यही अब लेवाइजर और डेवी का डेफिनेशन है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर होगा, यहाँ पर 2 लग जाएगा तो होगा CaCl2। यह 2 इसलिए लगता है क्योंकि संयोजकता कभी वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। और यहाँ पर ये करेगा H2O। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। अब हाइड्रोजन कितना होगा, 4, क्लोरीन 2 है, 2 का गुणा कर देंगे। यही ये आपका कभी कभी पूछ भी देता है कि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो याद रखिएगा लवण बनेगा और जल बनेगा। इसको साधारण भाषा में हम बोलते हैं साधारण नमक, और इसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं बूझा चूना यहाँ पर, और इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। कभी कभी यह भी पूछता है कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, तो इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है और कास्टिक सोडा भी होता है।
तो यह हो गए क्षार के सामान्य गुण। डॉक्टर जो है लाल लिटमस को कौन सा रंग दे देता है? नीला। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मिथाइल ऑरेंज को कौन सा रंग प्रदान कर देता है? पीला रंग प्रदान कर देता है। तो यह दोनों बेहद इम्पॉर्टेंट आपस में रखते हैं कि अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाता है? तो यहाँ पर लवण बनेगा, लवण और जल बनेगा। और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है और मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। यह क्षार के सामान्य गुण हैं। अब इसके बाद हम पढ़ने चल रहे हैं लवण के सामान्य गुण। लवण के सामान्य गुण में पहला क्या है? लवण स्वाद में खट्टे होते हैं। लवण स्वाद में नमकीन होते हैं, नमकीनी होते हैं। और अगर बात करें तो लवण अम्ल से क्रिया करके देखिए क्या बनेगा। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स रिएक्शन समझिए। तो यहाँ पर जैसे आपने ले लिया NaCl और ले लिया, यहाँ पर आपने ले लिया NaCl और आपने ले लिया पोटेशियम, आपने ले लिया H2SO4। यह भी तो आपका अम्ल ही है। तो क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम सल्फेट और HCl बनाएगा। तो यहाँ पर ये लवण, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब होता है कि यहाँ जब यही इसको लेकर बनाएंगे तो लवण और जल ही बनता है। हमने देखा कि यहाँ पर ये अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? यहाँ पर धात्वी बनेगा और जो रहेगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने सल्फेट लिया तो धात्वी सल्फेट बनाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट धात्वी सल्फेट में बदल गया और NaCl आपका हाइड्रोक्लोरिक, तो अम्ल तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक धात्वी आपका बनेगा जिसको धात्वी सल्फेट, अगर सल्फेट लिए तो सल्फेट बनेगा, कार्बोनेट लिए तो कार्बोनेट बनेगा। हम लोगों को बेहद इम्पोर्टेंट पढ़ना है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण का मतलब न्यूट्रलाइजेशन। तो उदासीनीकरण का परिभाषा क्या होता है? कहता है कि यहाँ पर कि उदासीनीकरण में कि अम्ल और क्षार या क्षार और अम्ल परस्पर क्रिया करके लवण और जल का बनना ही उदासीनीकरण है। तो यहाँ पर कहेंगे क्या? कहते हैं किसी अम्ल एवं क्षार के परस्पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लवण एवं जल का बनना उदासीनीकरण कहलाता है। तो क्या डेफिनेशन देते हैं? कहते हैं किसी अम्ल और क्षार के संयोग से लवण और जल बनने की रासायनिक संयोग को ही क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण कहा जाता है। तो जैसे हम कोई भी लवण लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिया हमने अम्ल ले लिया HCl और क्षार कह रहा है तो हमने ले लिया NaOH। तो यहाँ पर आप रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा आपका NaCl और बन जाएगा आपका H2O। तो यही कह रहा है कि किसी क्षार और अम्ल या अम्ल और क्षार के रासायनिक संयोग से लवण और जल का बनना रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उदासीनीकरण कहलाता है। लवण की परिभाषा भी है और उदासीनीकरण की परिभाषा है। तो या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी क्षार का OH आयन, देखिएगा, या तो हम इसको कह सकते हैं जैसे यहाँ पर लिख लिया आपने HCl, तो यहाँ पर ऐसे आपका मिल जाएगा आपका H आयन और प्लस Cl आयन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? Na प्लस और प्लस OH माइनस।
तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कह रहा है अम्ल का H आयन और क्षार का OH आयन, और यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर लवण, यहाँ पर सोडियम लवण का H आयन प्लस में और या अम्ल का आयन ऋण आयन में। तो यह संयोग जो करता है इससे मिलकर बना है। देखिए यह इसके साथ गया है और यह इसके साथ, तो यही कहता है कि आपका, तो यहाँ पर जब यहाँ पर लिख देंगे क्या H आयन और प्लस OH आयन, तो जब यह संयोग करेगा तो संयोग करके यहाँ पर बना देता है जल, और यहाँ पर मिलता है Na और प्लस मिलता है Cl, तो यह बनाता है NaCl। इसी को हम कहते हैं उदासीनीकरण। यही उदासीनीकरण का उदाहरण है। तो या तो हम इसका परिभाषा में कह सकते हैं क्या, अगर परिभाषा में साधारण परिभाषा बनाए तो हम कह सकते हैं कि क्या अम्ल का H आयन एवं क्षार का OH आयन के परस्पर संयोग से जल का बनना उदासीनीकरण कहलाता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है क्या उदासीनीकरण, अर्थात यही कह रहा है कि अम्ल का H आयन एवं क्षार का OH आयन परस्पर संयोग करके जल का बनाना ही क्या कहलाता है, उदासीनीकरण। यह उदासीनीकरण की बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा है और उदासीनीकरण की परिभाषा कक्षा 10 में हमेशा लगभग पूछा जाता है। अम्लों के सामान्य रासायनिक गुण, यह जो हेडिंग है यह बेहद इम्पोर्टेंट हेडिंग है। यहाँ से हर विभाग में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे हो, ग्रुप डी हो, टेट हो, 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है इसके आगे आप देख लेंगे। इसको हम कहते हैं जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब यहाँ से कैसे इंपॉर्टेंट रखता है इसको आप देखिएगा। तो यहाँ पर पहला होता है सक्रिय धातुओं से क्रिया। सक्रिय धातुओं से क्रिया कहने का मतलब क्या होता है, यह कहता है क्या, जब तनु अम्ल, यहाँ पर ध्यान देना है, तनु का मतलब पतला, तनु अम्ल किसी सक्रिय धातु से क्रिया करता है तो, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर लवण बनेगा, लवण बनता है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यह देखिए अम्ल के गुण में भी बताया था यही डेफिनेशन हमने। तो जैसे में हम कह रहा है किसी तनु अम्ल, तो कोई भी हम ले लीजिए, HCl ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, HNO3 लीजिए, तो हम बारी बारी से तीनों लेते हैं। HCl ले लिया, H2SO4 ले लिया, HNO3 ले लिया। अब कह रहा है किसी सक्रिय धातु, तो मान लीजिए आप किसी सक्रिय धातु को ले लेते हैं, तो हमने जिंक ले लिया। किसको ले लिया आप साहब, जिंक ले लिए आप, तो तीनों में जिंक ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, किसी को ले लीजिए। तो जब सक्रिय धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो देखिए यहाँ पर यह जिंक जो है क्लोरीन से क्रिया करेगा, तो यहाँ पर बना देगा Zn, और इसकी संयोजकता 2 है, इसीलिए यहाँ पर लग जाएगा 2, और यहाँ पर H बचा तो ये H नहीं बल्कि H2 हो जाता है। तो कौन सी गैस मुक्त किया, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए जिंक का एटो 1 ठो, जिंक का एटो 1 ठो, क्लोरीन का एटो 2 ठो, तो यहाँ पर 2 का गुणा हो गया। अब हाइड्रोजन का एटो हाइड्रोजन 2 ठो है।
अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये जिंक जो है ये आपका जाएगा ZnSO4 और यहाँ पर भी क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। और ये भी ऐसे ही करेगा तो यहाँ बनेगा Zn, यहाँ पर ZnNO3 का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस, क्योंकि इसकी संयोजकता 2 होती है। और क्या मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर देखिए जिंक 1, नाइट्रोजन आपका 2, नाइट्रोजन आपका 1, तो 2 का गुणा कर दिया। अब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 दूनी का 6, और हाइड्रोजन का तो है 2 ठो, हाइड्रोजन 2 ठो। तो यही ये कह रहा है कि जब तनु अम्ल से कोई भी धातु क्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस। एक कई बार परीक्षा में पूछ चुका है कि जब अम्ल सक्रिय धातु से क्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है। और दूसरा यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर होता है धात्विक ऑक्साइड से क्रिया। दूसरा धात्विक ऑक्साइड से क्रिया। तो अब धात्विक ऑक्साइड हमने बताया, धातु का मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और ऑक्साइड का मतलब O। तो यह क्या करता है, जब धात्विक ऑक्साइड जब क्रिया करता है तो यहाँ पर लवण बनता है और जल बनता है। तो जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करता है, क्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है धात्विक ऑक्साइड। तो आप किसी भी धातु को लीजिए, तो हमने ले लिया, मान लीजिए जिंक ले लिया, और ऑक्सीजन को ले लिया तो यहाँ O हो गया, इसकी भी संयोजकता 2, इसकी भी संयोजकता 2, इसीलिए ZnO बनेगा। अगर हमने लिया कैल्शियम तो यहाँ पर इसकी भी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 2, तो इसको बोलेंगे जिंक ऑक्साइड, इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। और कह रहा है किसी अम्ल से, तो अम्ल को किसी भी को ले लीजिए आप। हमने ले लिया H2SO4, यहाँ पर भी ले लिया H2SO4, कोई भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, जिंक जाएगा इसके साथ तो बनेगा ZnSO4, सल्फेट की संयोजकता 2 और जिंक की संयोजकता 2, और क्या बनेगा यहाँ पर HO मिल के क्या बना देगा, जल बना देगा। तो देखिए क्या बोला आपका, लवण बनेगा। क्या इसमें H आयन है, नहीं है। क्या OH आयन है, नहीं है। इसीलिए तो इसको हमको लोग क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। और कह रहा है क्या, जल बनेगा, यह लवण बना और जल बना। यहाँ पर भी देख लीजिए तो क्या होगा, यहाँ पर भी कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और HOH मिलकर क्या बन जाएगा, H2O जल बन जाएगा। तो यही कह रहा है कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके क्या क्या बनाता है, तो आपको 1 नंबर में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तीसरा हेडिंग का बात करें तो तीसरे हेडिंग में हम लोग देखें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि धात्विक हाइड्रो ऑक्साइड से क्रिया, हाइड्रो ऑक्साइड से क्रिया। अब इसका मतलब समझिएगा, धात्विक हाइड्रो ऑक्साइड तो हमने ले लिया क्या, जैसे ले लिया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, आपने ले लिया पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। आप कोई भी ले सकते हैं, ये नहीं जरूरी नहीं कि हम जो कह रहे हैं वही लो, आप किसी भी लो, सोडियम लो, कैल्शियम लो, मैग्नीशियम लो, एल्युमिनियम लो, जिंक लो, लेकिन हाइड्रोक्साइड का मतलब OH आपको लिखना ही पड़ेगा। और कह रहा है किसी अम्ल से, तो हमने ले लिया HCl, हमने ले लिया H2SO4, आप चाहे जिसको ले सकते हो। तो यहाँ पर यह भी क्रिया करता है, तो चाहे धात्विक ऑक्साइड हो चाहे धात्विक हाइड्रोक्साइड, अभिक्रिया करके लवण और जल ही बनाएगा। क्योंकि आपने क्षार का परिभाषा में पढ़ा है कि सभी धात्विक ऑक्साइड और धात्विक हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, लवण होते हैं। तो चाहे आप हाइड्रोक्साइड लिखो और चाहे ऑक्साइड लिखो, और अम्ल से क्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। तो देखिए क्या है, यह इसके साथ गया तो कहाँ गया NaCl, और HOH मिलकर क्या बना दिया, H2O बना दिया। यहाँ पर भी देख लें, यह किसके साथ गया, यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट बना देगा और H2OH मिलकर क्या बना देगा, आपका H2O बना देगा। अब देखिए यहाँ पर पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 4 कितना है, 5 है। हाइड्रोजन देखिए 2 कितना है, 3 है। हाइड्रोजन की देखिए कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 का गुणा कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 2 का गुणा कर दिया
तो हाइड्रोजन 4 हो गया और हाइड्रोजन 3 है, तो 2 का यहाँ पर गुणा कर दिया। अब देखिए फिर से करिए, पोटेशियम यहाँ पर हमने 2 कर दिया, पोटेशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 और 2 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 2 10 हो गया। और यहाँ पर आपका 4 और 4 2 6। अब यहाँ पर देखें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 2 4, हाइड्रोजन 2 2 4। और यहाँ पर गंधक ऑक्सीजन आपका कितना है, 4 और 2 6। यहाँ पर देखिए तो 4 हो गया, 4 2 6। देखिए ये यही बना रहा है। तो कह रहा है क्या कि अम्ल और क्षार से जब भी क्रिया करता है तो क्या बनेगा, लवण और जल ही बनेगा। आप एक और देख सकते हैं, जैसे हम कह ले कैल्शियम धात्विक कार्बोनेट, तो क्या कहता है, सभी धात्विक कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड लवण एवं जल बनता है। यह परिभाषा भी, इस परिभाषा का कई बार निचोड़ पूछा गया है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, कि जब धात्विक कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ के लिए देखिए कह रहा है धात्विक कार्बोनेट, तो कोई भी का धातु ले लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जो भी मन करे वो ले लीजिए। और कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 और धातु का मतलब मैंने बता दिया, तो यहाँ पर हो गया CO3। इसकी संयोजकता 2 होती है, तो इसीलिए यहाँ पर लग जाएगा 2, यहाँ पर लग जाएगा 2। आपने ले लिया कैल्शियम, तो CaCO3, इसको हम लोग कली चूना भी इसको हम चूना पत्थर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो कह रहा है किससे भी क्रिया करके, अम्ल से। तो आपने कोई अम्ल ले लिया, जो अम्ल आपका इच्छा करे वो ले लीजिए, चाहे HNO3 ले लीजिए, HCl ले लीजिए, H2SO4, कोई प्रतिबंध नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर H2SO4 भी लिख सकते हो। तो ये अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, कौन सी गैस देती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तो पहले हम लोगों ने जल बना दिया, पहले गैस मुक्त हो रही है, तो कौन सी गैस मुक्त करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर क्या देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो गई। अब बचा क्या, Na, और Na का साथी कौन है, Cl, तो यहाँ पर गया NaCl। अब देखिए बचा क्या, H बचा और यहाँ पर O बचा, तो मिलकर क्या बना देगा, जल बना देगा। अब देखिए क्या बना, लवण बना, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। यहाँ पर भी देख लीजिए, तो यहाँ सोडियम का गो है, सोडियम 1 है, सोडियम 2 है, 2 का गुणा कर दिया। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन अब 2 हो गया, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, 2 का गुणा कर दिया। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 1 2 3 है, और सब हो गया। अब देखिए फिर यही पर करेगा, तो ये अभी इससे भी क्या करके क्या करेगा, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करिए, फिर क्या बनाइए, जल बनाइए, और क्या बनाइए, अब देखिए क्या बचा, K बचा और Cl बचा, तो यहाँ हो गया KCl। ये कैसे बनता है, इसी संयोजकता पर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, कैसे KCl बनेगा या K2Cl बनेगा, कैसे बनता है उसको वीडियो में बता दिया जाएगा कभी। यहाँ पर भी देख लीजिए क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, जल बनेगा, और बचा क्या, Ca बचा और Cl बचा, तो ये बना देगा CaCl2। ये 2 यहाँ इसलिए लगा है क्योंकि इसकी संयोजकता 2 होती है। तो यहाँ पर संतुलित कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम का है, पोटेशियम 1, पोटेशियम 2, पोटेशियम 1, तो 2 का गुणा कर दिया। कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 1 2 3, हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन देखिए 2, 2 का गुणा कर दिया। क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, क्लियर है। यहाँ पर देख लीजिए कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 1 2 3, हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2, 2 का गुणा कर दिया। क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। तो यही कह रहा है कि लवण बनेगा। ये जितने भी सब हैं क्या हैं, लवण। क्यों, क्योंकि लवण की परिभाषा आपने पढ़ा ही, जिसमें ना तो H हो ना तो OH हो, क्या होता है, लवण होता है। और अगला बात करें बेहद इम्पॉर्टेंट, तो लास्ट आज के वीडियो का कहता है कि धात्विक सल्फाइड से क्रिया करके आपका सभी धात्विक सल्फाइड जो होते हैं, धात्विक सल्फाइडों से क्रिया। तो अब यहाँ पर ये परिभाषा करता है कि सभी धात्विक सल्फाइड, तो रिएक्शन से समझिए, जैसे हमने कोई भी धात्विक सल्फाइड ले लिया,
तो यहाँ पर जैसे हमने ले लिया KSO3, तो यहाँ पर इसकी संयोजकता 2 होती है, 2 लगा दिया। और अम्ल ले लिया हमने HCl। तो अब याद रखिएगा, जब भी यहाँ पर कभी 3 दिख जाए तो पहले 2 में टूटेगा। एक कीवर्ड बता रहे हैं, जब भी कहीं 3 दिख जाए तो पहले 2 में टूटेगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, तो 3 हमेशा 2 में टूटेगा। 3 का मतलब यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या कौन सी गैस निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। और देखिए यहाँ से H बच गया, यहाँ से O बच गया, क्या मिला? जल मिला। और क्या बच गया? यहाँ से K बच गया, यहाँ से Cl में बच गया, तो क्या हो गया? KCl। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? लिखेंगे सभी धात्वी सल्फाइड, क्या लिखेंगे? सभी धात्वी सल्फाइड अम्ल से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है एवं लवण तथा जल बनता है। यहाँ पर ये ध्यान देना, आप क्या बनेगा? लवण बनेगा और जल बनेगा, जिसको हमने यहाँ पर बताया। तो यहाँ से भी पूछा जाता है कि धात्वी सल्फाइड अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है, तो आपको याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और जब धात्विक कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब तीव्र धात्विक अम्ल से क्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। ये आपको बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से आपको हमेशा माइंड में रखना होता है। यहाँ से किसी भी परीक्षा में 1 नंबर बहुविकल्पी के लिए प्रश्न बनता ही रहता है। तो आज हमने पढ़ा अम्ल, क्षार, लवण, आर्सेनियस की परिभाषा, अम्लों के गुण, क्षारों के गुण और लवण के गुण, तथा अम्लों के सामान्य रासायनिक गुण, जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर यह इतना आपको आ गया तो सब हो जाएगा। किसी दिन आपको वीडियो में बता दिया जाएगा कि ये रिएक्शन कैसे होता है, तो रिएक्शन के लिए कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बना देंगे। इस समय थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से आपका डेली वीडियो नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य हमारे दादी जी का नहीं ठीक है, जिसके कारण आपका डेली वीडियो नहीं पढ़ रहा है। धन्यवाद।